जी, तो हम बात कर रहे थे एनिलीन और साइक्लोहेक्साइल अमाइन की। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन अमाइन। उसकी रीज़न ये है कि एनिलीन के केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है जितनी इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की है। दूसरा ये है कि जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है एनिलीन के केस में, एनिलीनियम आयन, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो एनिलीन के मुकाबले में कम, बहुत ज़्यादा, यानी वो हायर एनर्जी पर चला जाता है, अनस्टेबिलिटी होती है, जैसे हमने पिछले उसमें देखा भी था पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के केस में कि उसकी वजह से जो है उसकी अनस्टेबिलिटी एज कंपेयर टू अल्काइल अमाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक और रीज़न भी है और वो ये है कि जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा था, मैंने आपको बताया था जब हमने अमोनिया में नाइट्रोजन के हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक तरफ हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया था और एक तरफ हमने एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया था इन कंपैरिजन करने के लिए। तो उसमें ये जो फिनाइल रिंग है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो एक तो ये रीज़न है कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम नाइट्रोजन के साथ अटैच है जिसमें उसका लोन पे डीलोकलाइज कर गया है और उसकी वजह से उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। दूसरी रीज़न इस की और इसकी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस है। ये तो एज एन अल्काइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, लेकिन ये एज एन एराइल एक्ट कर रहा है जो कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। सो this is the main reasons behind the lower basicity of aromatic amine as compared to the alkyl amines. इसी तरह जैसे भी मैंने आपको बात की थी आपसे एनर्जी डायग्राम की कि ये साइक्लोहेक्सेन अमाइन है आपके पास, कि ये उसकी एनर्जी है जब बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, और ये जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो लेकिन इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में यानी कि डिफरेंस है। जैसे कि पीछे हमने अल्काइल मतलब सिंपल अल्काइल का देखा था। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो है ये वाला जो अनिलीन जो है इसकी एनर्जी लो है एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन जब कॉन्जुगेट एसिड बनता है दोनों के केस में, तो इसके और इसके जो कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इतना नहीं है जिसके हालात, और इसके केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। तो उसकी जो जो लार्जर एनर्जी का डिफरेंस है तो उसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी यानी अनस्टेबल वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो उसके लिए प्रोटॉन का एक्सेप्ट करके इस फॉर्म में जाना जो है, यानी जो ज़्यादा एनर्जी बैरियर है वो मुश्किल है, तो इसलिए उसकी जो बेसिसिटी है वो कम होती है। तो जैसे जैसे आप उस सिस्टम के साथ जो है वो बेसिसिटी डिक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे आप नाइट्रोजन का जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएंगे किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के साथ। फॉर एग्जांपल एनिलीन के मुकाबले में अगर आप यहाँ देखें, अब यहाँ दो रिंग्स अटैच हैं तो वो मजीद लेस बेसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नाइट्रोजन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है उसकी डीलोकलाइज करने की और इस तरफ भी है, तो उसकी वजह से जो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो और कम हो जाती है एज कम्पेयर टू एनिलीन। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन और अमाइन और एनिलीन और डाइफिनाइल एनिलीन को कंसिडर करें, डाइफिनाइल अमाइन को देखें, तो उस केस में यानी ये सबसे ज़्यादा बेसिक है और ये तो इसलिए जो है उसकी जो है वो, यानी कि जैसे जैसे जो है वो आप कोई ऐसा सिस्टम उधर अटैच करते जाएं जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज करता जाए, तो वैसे वैसे जो है वो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 अगर हैं और 2 हैं या वो, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी होगी, फिर इसकी, और ये और भी ज़्यादा लेस बेसिक जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टडी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए कि अरेंज द फॉलोइंग 3 अमाइंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। पैराक्लोरोएनिलीन है, 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन अमाइन है और एनिलीन है। अब ये तो हमने साइक्लोहेक्सेन अमाइन का तो हमें पता है कि इसकी जो बेसिसिटी है वो एनिलीन से कम है, ठीक है। और अब आपने ये जो क्लोरो ग्रुप है इसका आपने देखना है, और इस अब एनिलीन के केस में और एक क्लोरीन आ गया, तो इसको अब आपने इधर से अंडरस्टैंड करना है कि सबसे ज्यादा जो है वो फिर बेसिस
स्टिल जो है वो रहेगा 4 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनमाइन, फिर एनिलीन और फिर क्लोरिलीन, और रीजन आपके पास यहाँ पे इस एग्जांपल में डिटेल में बताई भी गई है। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक जितना आपने पढ़ा है उनसे रेलेवेंट है कि अरेंज द अमाइंस विद इन द सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, लीस्ट बेसिक आपने सबसे पहले बताना है, और उसके बाद जैसे जैसे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी उनका बताना है। प्रोपाइल अमाइन है, अमोनिया है या डाइप्रोपाइल अमाइन है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे एल्काइल ग्रुप अटैच है। 3 अमाइनो प्रोपानोएट है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन है, और ये यानी इधर एस्टर ग्रुप लगा है, और यहाँ पे इसमें एक यानी इसकी बेसिसिटी आपने देखनी है, और ये आपके पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो इसकी वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ज़ाहिर ये तो बेसिक है ही नहीं ना, इसकी बेसिसिटी डिस्कस करनी है। तो ये इसकी बेसिसिटी जो है वो यानी एक तरफ आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें एक ऐसा ग्रुप लगा है जो के ओके जो के जो है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास अटैच है, एस्टर है, और फिर उसके बाद इधर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो इसी तरह अब आपके पास ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपने इसको देखना है और उनका ऑर्डर बनाना है। ये बेसिकली ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से जो है यहाँ पे पूछे गए हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप इसमें देखेंगे। इसी तरह अब एक और जो ट्रेंड है वो एरोमेटिसिटी यानी कॉन्जुगेशन जो हमने अभी डिस्कस की है उसी से मिलता जुलता है कि पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर। अब सवाल ये है कि जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, वो लोन पेयर अपना दे रहा है, डोनेट कर रहा है किसी सिस्टम की तरफ, यानी यूं समझ लें कि डोनेट नहीं डीलोकलाइज कर रहा है, या कोई ऐसा सिस्टम उसके साथ अटैच है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो इन दोनों केसेस में जो उसकी बेसिसिटी में ट्रेंड है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट रेजोनेंस टेंड्स टू डिक्रीज बेसिसिटी एंड सो डू द इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो जो है इसी तरह अगर हम अमाइड्स की बात करें, ये अमाइड है, सो amides are significantly less basic than amines. So is it resonance or is it inductive effect or is it both? कि ये जो amides हैं उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है अमाइंस के मुकाबले में, तो उसकी क्या वजह है? क्या खाली इंडक्टिव इफेक्ट है, खाली रेजोनेंस है, या दोनों है? सो oxygen is more electronegative than nitrogen, so inductive effect plays a significant important role. However, a more important factor is known while examining the resonance form. वो क्या है? वो ये है कि जब ये एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, और कार्बोनाइल हम जानते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। दूसरी वजह ओके ठीक है, अब होता ये है कि ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर जो है वो इधर डीलोकलाइज कर जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगी इसकी कार्बोनाइल में, तो जिसकी वजह से जो है उसकी जो उसकी बेसिसिटी है वो मजीद कम हो जाएगी। उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म आगे चल के हम देखेंगे भी जो है वो मतलब कि किस तरह से बनती है, और वैसे आपको आइडिया भी होगा। सो बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीज्ड व्हेन इट एक्ट एज अ पाई डोनर। पाई डोनर मीन कि जब पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपना लोन पेयर वो दे रहा होता है, एंड द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड व्हेन इट एक्ट एज अ पाई एक्सेप्टर, यानी पाई एक्सेप्टर कि जब पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, तो वो पाई एक्सेप्टर है, और अगर जब नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो फिर वो पाई डोनर है। तो इस केस में उसकी जो बेसिसिटी है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। सो नाइट्रोजन इज लेस बेसिक व्हेन इट इज अ पाई डोनर, ठीक है। जैसे कि अभी हम अमाइड की एग्जांपल अभी देख रहे थे, और मैंने आपको कहा भी कि मैं आपको नेक्स्ट में मतलब उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स बताऊंगी कि किस तरह एक तो कार्बोनाइल नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा जो है ये जो कार्बोनाइल है और ये यानी लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड है, तो ये जो लोन पेयर है ये इसके अंदर डीलोकलाइज कर रहा है और ये रेजोनेटिंग फॉर्म इसकी बनेंगी, जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन जो है उस पर से इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी,
ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज दैट एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि रीजन क्या है कि अमाइड क्यों बेसिक लेस बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइंस, चाहे वो एरोमेटिक अमाइन हो चाहे वो एलिफेटिक अमाइन हो। बिकॉज ऑफ फर्स्ट फैक्टर जो था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट था ऑक्सीजन का, which can remove some of the electron density from nitrogen. However, this is outweighed by the fact that there is a significant resonance forms where the nitrogen lone pair forms a new pi bond with the carbon, and we call this pi donation, resulting in a pair of electrons moving from carbon oxygen pi bond to oxygen. So this is pi acceptor. ठीक है। यहाँ क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाता है इनटू द कार्बोनाइल, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। सो ऑक्सीजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम पाई बॉन्ड फॉर्मिंग अ न्यू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन डोनेट्स अ लोन पेयर टू फॉर्म अ न्यू, जो है वो एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए। सो देयरफॉर द जो बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीज व्हेन अटैच्ड टू अ पाई एक्सेप्टर, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि उसने जो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो व्हाट आर पाई एक्सेप्टर्स? अगेन इफ यू हैव स्टडीज, अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, सो ये फंक्शन जो पाई एक्सेप्टर हैं वो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स वही हैं। वी माइट रिकॉग्नाइज दैट पाई एक्सेप्टर ऑल बिलोंग इन द सेम कैटेगरी ऑफ मेटा डायरेक्टर। यानी पाई एक्सेप्टर कौन से होंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिसकी तरफ जो है वो जो मेटा डायरेक्टिंग आपके पास होते हैं। एक्सेप्शनल केस है उनमें, ठीक है। फैमिलियर एग्जांपल जो है वो पाई एक्सेप्टर की क्या है कि अगर उसके साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है, वो कार्बोनाइल है, वो नाइट्रो है, वो सल्फोनिक एसिड है, वो साइनाइड है। CF3B एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि मेटा डायरेक्टर है, लेकिन वो पाई एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि ये अगर नाइट्रोजन से वो लोन पेयर लेता भी है तो उसके पास कोई ऐसा एटम नहीं है जिसकी तरफ वो शिफ्ट कर सके। यानी अगर वो मतलब बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो इसलिए यानी कि आपके उस फंक्शनल ग्रुप के पास जो कि एज अ पाई एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करेगा, उसके पास कोई ऐसा, उसके पास उसके अंदर अनसैचुरेशन होनी चाहिए ना, कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए कि वो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इस तरह से हो कि वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए और वो उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस केस में तो वो बॉन्ड फ्लोरीन का उसके साथ रहेगा ही नहीं। सो ये जो है वो जब यानी पाई डोनर के तौर पर, यानी डोनेशन अपना इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसी पाई सिस्टम वो की तरफ दे रहा है, तो उसकी जो बेसिसिटी होगी नाइट्रोजन की वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन एज अ पाई एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ शिफ्ट करता है, तो फिर उसकी जो बेसिस स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं इस एग्जांपल से। आपके पास पायरिडीन है, 4 डाई मिथाइल अमाइनो पायरिडीन है, DMAP, और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी फेमस बेस भी है, अक्सर आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स में इसको पढ़ते भी हैं। अब इस केस में क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है, जाहिर है वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है। सो ये इस रिंग इस सिस्टम में डीलोकलाइज करता है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर जो है वो पाई डोनर के तौर पर एक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो है वो पाई एक्सेप्टर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से इस यानी इस नाइट्रोजन ने ये लोन पेयर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है इसकी तरफ शिफ्ट हुए, इसकी वजह से इस वाले नाइट्रोजन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू सिंपल पायरिडीन के मुकाबले में। So can the basicity of nitrogen be increased when it is attached to a pi donor? Yes, absolutely true. A great comparison is pyridine and 4-dimethyl aminopyridine. Attachment of the strongly pi donating NME2 group to the 4 position results in 10 raised to the power 4 time increase in basicity of the ring nitrogen. So by considering the resonating form, we can get the answer of this. In the key resonating forms, the nitrogen is in the ring bears the negative charge, जिसकी वजह से यानी जहर ऊपर से नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। So the ring nitrogen of DMAP is the most basic nitrogen, not the Me2, यानी ये वाला नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि वो तो रिंग, वो तो एक उसकी तरफ सिस्टम की तरफ अटैच है और वो तो अपना लोन पेयर इधर डीलोकलाइज कर रहा है। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ उस वाले नाइट्रोजन की जिसके ऊपर जिसमें जब आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। NME2 is made less basic by being a pi donor, but the pyridine nitrogen is made more basic because it is pi acceptor here. अगर यहाँ पे आपके पास 4 methoxy pyridine होता
सो इज आल्सो मोर बेसिक होता वो पायरिडीन के मुकाबले में, बट इफेक्ट इज लेस प्रोनाउंस्ड सिंस OCH3 इज अ वीकर बाय डोनर देन, यानी अगर आपके पास NMe2 की जगह OCH3 हो तो वो भी पाए डोनर के तौर पर एक्ट करेगा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के मुकाबले में ज्यादा होती है तो पायरिडीन से तो उसकी फिर बेसिसिटी ज्यादा ही होगी, लेकिन DMAP से कम होगी। इसी इफेक्ट को डिस्कस करते हुए, अगर ग्वानिडीन्स आपने कभी सुना हो, इनको ग्वानिडीन्स, इस तरह का जो इन कंपाउंड को ग्वानिडीन कहा जाता है, और ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं ड्यू टू पायर डोनेशन फ्रॉम 2 NH2 ग्रुप्स। ठीक है, अब क्या होता है कि यानी कि ये जो आपके पास है नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर इधर डीलोकलाइज इधर को शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ, तो ये जो नाइट्रोजन है ये बेसिक यानी से मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इसके केस में होगा। ठीक है, इसी तरह यानी एक पॉसिबिलिटी इसकी है और एक पॉसिबिलिटी इसकी है। इस वाले नाइट्रोजन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इन दोनों की पाए डोनेशन की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। How basicity of nitrogen can be increased by attachment to pi donors is found in guanidines. In guanidines, these are two pi donating NH2 groups. ये दोनों pi donation के तौर पर एक करते हैं, which can donate electron density to the pi accepting, और ये pi acceptor के तौर पर एक करता है। इसी तरह आर्जिनिन जो है इज द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड ड्यू टू इट्स ग्वानिडीन साइड चेन की वजह से, कि ये ग्वानिडीन टाइप साइड चेन होने की वजह से मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि ये दोनों NH2 जो है वो पायर डोनेशन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी नाइट्रोजन की जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ओवरऑल बेसिसिटी को बढ़ा देता है। और हम लगा दो गुआनिडीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज, और उसकी यानी कि एक तो ये है कि ये दोनों NH2 जो है वो उसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं ना, पायर डोनर के तौर पर, यानी उसको पायर डोनेट कर रहे हैं, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी जब उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है तो उसके 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म डिफरेंट बनती है, यानी यानी उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो इक्विवेलेंट बनती हैं, और उसमें जाहिर है वो पॉजिटिव वो जो चार्ज है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो कैनोनिकल फॉर्म्स बनी हैं। तो इसकी वजह से उसके यानी देखो ना कि एक तो रीजन ये होती है कि कितना इजीली वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है और कितनी रेडिली अवेलेबल है। दूसरा फैक्टर एक ये भी होता है कि वो जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। So as I told you, even more base जो है वो guanidines are very strong bases, nearly as strong as sodium hydroxide. On protonation, the positive charge can be delocalized over 3 nitrogen atoms to give a very stable cation. So all the 3 nitrogen lone pairs cooperate to donate electrons, but protonation occur as before on the sp2 nitrogen atoms. ठीक है, कि ये जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो जो उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती हैं वो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, जिसकी वजह से उसके कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसी तरह आप यानी अगर आप ग्वानिडीन कैन बी की जो है द रिजल्टिंग जो ग्वानिडीनियम आयन है कैन बी कंपेयर्ड टू द वेरी स्टेबल कार्बोनेट डायएनाइन, दिस वन। ठीक है, all the 3 CN bonds are the same length in the guanidinium ion and each nitrogen atom has the same charge. In the carbonate dianion, all the 3 CO bonds are the same length and each oxygen atom has the same charge but 2/3 negative as it is dianion. So इसकी जो कंपैरेटिवली जो है ना वो उसकी स्टेबिलिटी को कार्बोनेट आयन के साथ वो डाइकार्बोनेट के साथ कंपेयर किया गया है, ये बताने के लिए कि किस तरह से वो जो इस केस में जैसे वो नेगेटिव चार्ज वो तीनों के मतलब शेयर कर रहे होते हैं और 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, इसी तरह इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 एटम्स जो हैं वो इक्वली उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 3 इक्विवेलेंट। देखें जितनी मतलब किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड की जितनी इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। सो कुछ सब्स्टिट्यूटेड ग्वानिडीन्स हैं उसकी जो डिफरेंट पीके वैल्यूज हैं उसके कॉन्जुगेट एसिड्स की, उसमें अगर हाइड्रोजन है आपके पास तो 14.5 है, अगर आपने फिनाइल अटैच कर दिया यानी अगर जैसे जैसे उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप ऐड कर दिए तो उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उसी हिसाब से चेंज होते जाएगी। इसी तरह एमिडीन्स, अब तक हमने ग्वानिडीन्स पढ़ा, एमिडीन्स में क्या है कि उसमें
दोनों NH2 की बजाय एक NH2 है, एक तरफ कोई अल्काइल ग्रुप उसके पास अटैच है। सो एमिडीन्स जो है वो भी स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू अगर हम अमाइड्स या अमाइंस की बात करें। एंड एमिडीन इज द नाइट्रोजन एन एमिडीन द नाइट्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ एन अमाइड, ठीक है। यानी कि एक नाइट्रोजन उसमें ऐसा है जो विच इज इक्विवेलेंट टू द अमाइड, यानी C डबल बॉन्ड एंड की बात कर रहे हैं हम। Group replaces the carbonyl. Amidines are much more basic than amides. The pK of amidines are larger than those of amides by about 13. So there is an enormous factor of 10 raised to the power 13 in favor of amidines. In fact, they are amongst the strongest neutral bases. So amidine has two nitrogen atoms that could be protonated. One is sp3 hybridized, or the other one is sp2 hybridized. सो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो sp3 नाइट्रोजन होगा इट शुड बी मोर बेसिक बट प्रोटोनेशन अकर्स एट द sp2 नाइट्रोजन एटम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पिछले में भी ग्वानिडीन के केस में भी और इस केस में भी। लेकिन होता दिस मतलब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट देखें जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा था, तो जितना एस कैरेक्टर कम होगा उतनी ही उसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी ना, क्योंकि जितना एस कैरेक्टर ज्यादा था उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी। लेकिन ऐसा एक रीजन ये है कि sp3 की बजाय sp2, क्योंकि वो जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स और वो बनता है उसकी वजह से this happen because we have the same situation as with the amide. Only if we protonate on the sp2 nitrogen can the positive charge delocalized over both nitrogen. We are using both lone pairs when we protonate on the sp2 nitrogen atoms. ये आपने प्रोटोनेशन कराई sp2 नाइट्रोजन पे, ठीक है, तो वो बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ और जनाब ये लोन पेयर इधर को डीलोकलाइज हुआ और ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। लेकिन अगर इधर आप NH3 यानी sp3 हाइब्रिडाइज पर आप डीलोकलाइज कराएंगे तो फिर उसकी ये वाली रेजोनेटिंग फॉर्म्स नहीं बनेगी, यानी कि उसके जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जो है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेशन बनी उसका लोन पेयर डोनेट होगा तो वो उस नहीं होगी, जबकि sp2 वाले के केस में होगी। तो यही वजह है कि जो नाइट्रोजन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है उस चूंकि कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबलाइज उस केस में बनता है, इसलिए जो प्रोटोनेशन होती है वो उस पर होती है। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द sp2 नाइट्रोजन एटम इन एन अमीडीन इज इंक्रीज्ड दो कंजुगेशन विद द sp3 नाइट्रोजन। The delocalized imidinium cation has identical CN bond length and a positive charge shared equally between the two nitrogen atoms. So it is like a positively charged analog of the carboxylate ion. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसकी दो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, इस तरह इस एमिडीनियम आयन की भी इक्विवेलेंट दो कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। So imidazolene is a simple cyclic amidine and its pKh value is just what we expect, around 11. Imidazole on the other hand is less basic because जो है वो अगर हम imidazolene और imidazole की बात कर रहे हैं, so imidazole is less basic because both nitrogen are attached to an electron withdrawing sp2 कार्बन, ठीक है। इस केस में क्या है कि दोनों नाइट्रोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। However, imidazole with its two nitrogen atom is more basic than pyridine. अगर हम इसकी पायरिडीन के साथ कंपेयर करें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अमीडाजोलिन की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये नाइट्रोजन की CH है। वो वही वाली बात है कि वो उसके साथ किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच नहीं है जो कि मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है। इस केस में दोनों हैं तो सही सेम यही है, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम इसलिए है क्योंकि वो दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग sp2 कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है सिर्फ एक नाइट्रोजन है और इस केस में दो नाइट्रोजन है, so it is less basic than the pyridine because pyridine only has one nitrogen on which to stabilize the positive charge जब वो pyridinium या conjugate acid में convert होता है। So two frequently used amidine bases are DBN and DBU. DBN क्या है 1,5 diaza bicyclo 3,4,0 nonene 5, ये उसका नाम है मतलब IUPAC, और DBU क्या है 1,8 diaza bicyclo 5,4,0 undecane 7. So they are easier to make, more stable and less volatile than simple amidines. So जैसे कि अभी हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन पर ना, कि हमने एसिड्स के केस में हमने देखा था कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता था उसके साथ उस एटम के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता था तो उतना ही ज्यादा उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ होती थी। और
जितना इस कैरेक्टर कम होता था उतना ही उसकी एसिडिटी कम होती थी। अब बेसिसिटी के केस में वो उलट हो जाएगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही बेसिसिटी कम होगी, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर कम होगा उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसमें हमने ये देखा था कि रिमार्केबली एसिडिटी ट्रेंड्स इज दैट अल्काइंस आर मतलब ये हमने एसिडिटी में भी डिस्कस किया था कि अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्केन्स के केस में जो है उसकी एक तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है वो कार्बन, तो उसका एस कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा क्या होता है कि जब कॉन्जुगेट बेस बनता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक ऐसे ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है। यानी इथाइन, इथीन और इथेन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने पढ़ी थी और हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम केस उलट कर दें, ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल था क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में उसमें मौजूद था। तो अगर हम इसकी बेसिसिटी देखें तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, और वो वाला जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज जिसमें नेगेटिव चार्ज या ये लोन पेयर मौजूद है, तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी, यानी उलट हो जाएगा एसिडिटी के मुकाबले में। इसी तरह इस बात को, हाइब्रिडाइजेशन को समझते हुए हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं नाइट्राइल, पायरिडीन और पिपरिडीन की जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ। नाइट्राइल क्या है कि C ट्रिपल बॉन्ड N है आपके पास, और पायरिडीन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें sp है और इसमें sp3। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो ये जो है वो पिपरिडीन जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। सिर्फ ये वजह तो खैर नहीं है इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे इतनी कम है, और आप ये जानते हैं कि उसमें कुछ रेजोनेंस और ये इस तरह का भी आ जाता है। तो इस केस में उसकी जो, अगर हम सिर्फ इस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो चूंकि नाइट्राइल जो है C ट्रिपल बॉन्ड है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3, इसमें sp2, उस तरह से जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ में वेरिएशन है। So lone pair in sp hybridized nitriles to be the most stable और इसलिए least basic, and therefore expect the lone pair in sp3 hybridized amines to be the least stable and hence the most basic. So और ये जो है ये confirm किससे होता है? By the pKh value as well. So the pKh of benzonitrile जो है वो -10 है, ठीक है, जिससे इस बात का पता चलता है कि वो कितना ज्यादा उसका कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। So it indicates that the nitriles are very weak bases. We can likewise explain the lower basicity of pyridine versus piperidine by the orbital hybridization as well. So not resonance, by the way, the lone pair in pyridine is in the plane of the ring and thus not in conjugation with the p orbital. ये जो pyridine जो होता है इसका जो लोन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व जो है वो नहीं होता। और क्यों नहीं होता, ये जब आप उसमें एरोमेटिसिटी या पढ़ेंगे या वो अपने बेसिसिटी में इसको ऑलरेडी डिटेल में भी इसको डिस्कस किया होगा। Aromatic amines are generally less basic than aliphatic amine, and this is true when the nitrogen atom is in the part of the aromatic system. ठीक है, as in a pyridine hybridization effect, and when the nitrogen atom is bonded to the aromatic ring as in alanine, a resonance effect. यानी ये जो है इसका इफेक्ट रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये लोन पेयर इसका डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नाइट इस पायरिडीन का, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर ये एनिलीन का होता तो फिर ये डीलोकलाइजेशन में करता है। या अगर आप पायरोल का नाइट्रोजन देखें, पायरोल की हम हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस में इसको मजीद डिटेल में भी देखेंगे, इधर हमारा मकसद सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अगर होगा कोई एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके में लोन पेयर होगा तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और sp हाइब्रिडाइज की बेसिसिटी जो है वो सबसे कम होगी, लाइक इन दिस एग्जांपल। So if the lone pair itself is in an sp2 or sp orbital, it is more tightly closer to the nucleus and therefore much harder to protonate. Why the lone pair of the nitrile group is not at all basic and need a strong acid to protonate it. So why pyridine? What's a stronger base, pyridine और piperidine? इसको हम ऑलरेडी जो है वो पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो है एरोमेटिसिटी। ठीक है, कि एरोमेटिसिटी का क्या रोल है, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हम अभी जरा हेट्रोसाइक्लिक में देखेंगे कि
देखो ये पायरिडीन है और ये पायरोल है, बज़ाहिर दोनों के अंदर आपके पास एक कंजुगेटेड सिस्टम आपको नजर आ रहा है और उसमें है, लेकिन जो पायरिडीन है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो पायरोल के मुकाबले में ज्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, आपने हक्कल रूल पढ़ा होगा और आपसे डिस्कस भी हुआ था कि कुछ खसूसियात होती हैं किसी भी कंपाउंड के लिए एरोमेटिक होने के लिए। अब हक्कल रूल को फुलफिल करने के लिए ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है पायरोल के केस में, ये उसके अंदर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और इसको हम काउंट भी करते हैं उसमें। ठीक है, तो उसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। अगर ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ये पायरोल जो है वो एरोमेटिक नहीं रहेगा और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि पायरिडीन का नाइट्रोजन तो ना लोन पेयर में डीलोकलाइज कर रहा है ना एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस बेसिक स्ट्रेंथ जो है सॉरी इसके मुकाबले में ज्यादा होती है। नाइट्रोजन इन पायरोल इज अनयूजुअली नॉन बेसिक, इनफैक्ट इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड पायरोल रिएक्ट्स एट कार्बन 2। यानी आप ये इससे इसकी बेसिसिटी का अंदाजा लगा लें कि अगर हम इसमें कोई एसिड भी डाल दें इलेक्ट्रो तो बजाय कि वो नाइट्रोजन पे आके रिएक्ट करे वो इस पोजीशन पर करता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा कम है। सो पायरिडीन इज फार मोर बेसिक देन पायरोल। अब जैसे जो चीज मैंने आपको बताई कि अगर ये नाइट्रोजन जो है पायरिडीन के केस में वो लोन पेयर डोनेट कर भी देता है तो भी वो एरोमेटिक रहता है, लेकिन अगर इस केस में ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो एरोमेटिक नहीं रहेगा। अब एक पे एक बेस की फॉर्म में जब वो था तो वो एरोमेटिक था और जब वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हुआ तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। अब किसी भी कंपाउंड को क्या पड़ी है कि वो अपने प्रोटॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा इतना इजीली कि वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, यानी अच्छा भला वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर था तो इसलिए उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ना होने के बराबर होती है, वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो डीस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता। The conjugate acid is not aromatic. Removal of the lone pair on nitrogen through protonation would destroy the conjugation of the lone pair with the other p orbitals of the ring. ये मैं pyrrole की बात कर रही हूँ. And render the molecule non-aromatic. So this might ring a distant bell. You might remember that cyclopentadiene is unusually strong acid for a hydrocarbon, जो कि हमने एसिड के केस में पढ़ा था. We can restate this as the conjugate base of the cyclopentadiene is unusually weak. ये मैं आपको ऑलरेडी इसमें साइक्लोपेंटाडाइन के केस में, एसिड के केस में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो क्यों एसिडिक है, क्योंकि जब ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है तो वो एरोमेटिसिटी उसमें रिटेन आ जाती है। तो इस केस में चूंकि अब कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है तो जाहिर है उसको तो वो तो कहेगा कि चलो मैं एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाऊं, लेकिन इस केस में उलट हो रहा है, वो एरोमेटिसिटी से एंटी मतलब नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहा है। सो एक ये एग्जांपल थी जिसमें जो बेसिसिटी बेसिक हो, अगर उसने बेसिक नेचर शो करनी है तो उसको अपनी एरोमेटिसिटी लूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा और उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी। Here's a fun example. One nitrogen is unusually basic due to aromaticity. A family of imine superbases has been developed by the research group of Tristan Lambert at Columbia. कि यहाँ पे इसकी pKh है 27, ठीक है, और ये बहुत बेसिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जब ये एज अ बेस के तौर पर एक्ट करेगा साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन तो ये जो है वो बेस एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए वो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फौरन मूव करेगा, यानी बेस के तौर पर एक्ट करेगा। तो इस वजह से उस यानी कि पीछे एक एग्जांपल है कि उसमें एरोमेटिसिटी खत्म हो रही थी और ये एक ऐसी एग्जांपल जो डिस्कवर की इन साइंटिस्ट ने कि जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही है कॉन्जुगेट एसिड में, तो इसलिए उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। So can you apply the same concept in the question below? Which would be the most basic nitrogen in each molecule? Imidazole है, इंडोल है और पायराजोल है। इस केस में आपके ख्याल में क्या होगा? थोड़ी सी आपके पास हिंट मौजूद है कि देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स इन इमिडाजोल के केस में 2 नाइट्रोजन हैं विद एन unshared pair of electrons. One unshared pair lies in a 2p orbital and is integral part of the 4n+2 pi electrons of the aromatic system. ये तो एक लाजमी हिस्सा है ना 4n+2 हक्कल रूल को फुलफिल करने में, ये तो पार्टिसिपेट
एक्टिवेट कर रहा है जिस तरह पायरोल के केस है, लेकिन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसके एरोमेटिसिटी वगैरह में, ठीक है। The other unshared pair lies in an sp2 hybridized orbital and is not a part of the aromatic system. This pair of electron function as the proton acceptor. इसकी बात कर रहा है, इसको अब आपने इस पे इम्प्लाई करना है कि इसका भी जाहिर है लोन पेयर के अंदर वो मौजूद है, वो मतलब एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, इसमें भी एक नाइट्रोजन एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, तो बेसिसिटी जो है वो किस तरह से उसकी होगी ये आपने इसमें जरा सोचना है। अगर हम उसको समराइज करें, सो इफेक्ट दैट डिक्रीज द electron density on nitrogen, the lone pair on nitrogen will be less available for protonation and the amine will be less basic if the nitrogen atom is attached to an electron withdrawing group. The lone pair is in sp or sp2 hybridized orbital. Lone pair is in conjugation with an electron withdrawing group, or the lone pair is involved in maintaining the aromaticity of the molecule. ये वो बेसिक बुनियादी फैक्टर्स हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। So the key lesson for today is this: since the stronger the acid, the weaker the conjugate base, and the weaker the acid, the stronger will be the conjugate base. So every factor that affects acidity is likewise a factor that affect basicity. So if you understand the factors that stabilize a negative charge and therefore make an atom less basic by definition, you also understand the factors that destabilize negative charge and therefore make an atom more basic. तो ये अब जितने भी फैक्टर्स थे यूं समझ लें कि ये उनकी एक समरी थी। अब इस समरी को माइंड में रखते हुए एक पजल है आपके पास एक डायसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन का। We have seen up till now, we have seen several key factors that influence the basicity of amines: charge, resonance, inductive effect, pi donor, pi acceptor, hybridization, and even the contribution of the nitrogen lone pair towards aromaticity. ये सारी चीजें हमने अब तक डिस्कस की। So in isolation, each of these factors is fairly straightforward to understand. Individually अगर आप इसको देखें तो इनको समझना बड़ा आसान था, but how do we deal with a situation where multiple variables come into play? ये सारे फैक्टर इनमें से मोस्टली अगर इकट्ठे ऑपरेट हो रहे हैं तो फिर हमने किस तरह से ये डिसीजन करना है और कैसे हमें आइडिया होता है। सो हियर इज एन एग्जांपल जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है एग्जाम्स का, दैट टेस्ट योर एबिलिटी टू थिंक थ्रू दीज फैक्टर्स। सो सवाल क्या है, व्हाई इज मेटा नाइट्रो एनालीन मोर बेसिक देन पी नाइट्रो एनालीन even though the nitro group is closer to the amine? कि मेटा नाइट्रो एनालीन ज्यादा बेसिक है पी नाइट्रो एनालीन के, हालांकि मेटा नाइट्रो के केस में नाइट्रो एनालीन के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू पी के, फिर भी बेसिसिटी एम की मेटा की क्यों ज्यादा है? सो इसका जवाब होगा इनके रेजोनेटिंग फॉर्म्स में। ड्राइंग आउट द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ द नाइट्रो एनालीन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस अमाइंस बेसिसिटी ट्रेंड्स। सो द पैरानाइट्रोएनिलीन मतलब जैसे कि अभी हमने देखा कि उसमें लुक एट द थ्री अमाइंस बिलो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सो जो है वो मेटा आइसोमर की जो pKh है वो 2.46 है, फॉलोड बाय द पैरा 1 है और ऑर्थो की -2 0.26 है। ये आपके पास पी, मेटा और ओ नाइट्रो एनिलीन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है। सो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे देखें फिर तो सबसे ज्यादा बेसिक इसे होना चाहिए, फिर इसे, और सबसे कम बेसिक इसे है। सो अकेला अगर इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ देखें और इनके नाइट्रो की इंडक्टिव इफेक्ट देखें और डिस्टेंस देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट तो कुछ और कहेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ अकेला इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई और फैक्टर भी हैं जो कि इसकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन जो है वो करेंगे। If inductive effects were solely the responsible, we would expect the basicity of the NH2 to increase with the increasing distance to electron withdrawing nitro group. Thus, we would expect the para isomer to be the most basic since it has the maximum distance between the NH2 and NO2. And the ortho isomer should be the least basic since it's closest to the nitro group. पर ऐसा नहीं होता।
So the ortho isomer is indeed the least basic compound, which is what this line of thinking would expect. Drawing out the resonating form of the nitroalanines help us to understand this amine's basicity trend. और नाइट्रोएनिलीन एक्चुअली होता ये है कि जब ये नाइट्रो जो है वो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कि जब मेटा में होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का रिलेशनशिप तो वो डायरेक्टली एक दूसरे को रेजोनेंस के इफेक्ट के थ्रू जो है वो हिट नहीं कर रहे होते। अब होता ये है कि ये जो अमाइन एनिलीन है यानी कि इस ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये आप ये जानते हैं कि इनके अंदर डीलोकलाइज होता है, लेकिन जो है वो अगर पैरा पर नाइट्रो ग्रुप होगा तो NH2 का जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा, तो वो नाइट्रो के अंदर भी डीलोकलाइज होगा जैसे कि वो यहाँ हुआ है। लेकिन अगर वो 3 नाइट्रो एनिलीन है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पोजीशन पर आएगा ही नहीं और वो इधर डीलोकलाइज ही नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से अपनी तरफ विड्रॉ कर रही है तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इसको डेफिशिएंट करेगा, लेकिन यानी कि इसका इसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं है और इसका इस पे नहीं है, लेकिन इस केस में दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है वाया रेजोनेंस। ठीक है। The extra base weakening effect when the substituent is in the ortho position is due to the short distance over which inductive effect is operating. Also, एक तो inductive effect reason है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये रेजोनेंस वाला इफेक्ट है, तो इस तरह से उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा कम है। सो अगर हम ये देखें कि electron releasing groups such as alkyl group increase the basicity of aromatic amines, whereas electron withdrawing groups such as halogens, nitro, carbonyl decrease the basicity of aromatic amines by combination of resonance and inductive effect. So substituted anilines are more or less basic than aniline depending upon the nature of the substituent. Electron donor groups add electron density to the benzene ring and making the arylamines more basic than alanine. ठीक है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज टेंड्स टू डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं कि जब एनिलीनियम आयन बनता है यानी जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है सो वो डिस्पर्स करते हैं उनके पॉजिटिव चार्ज को and thus stabilize the ion relative to the amine. So electron withdrawal tends to, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा जब कॉन्जुगेट एसिड बनेगा यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को मजीद इंटेंसिफाई करेगा और उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है। So electron withdrawing group remove electron density from the benzene ring, making the aryl amines less basic than aniline. ठीक है। So whether a substituent donate or withdrawing electron density depend upon the balance of its inductive and resonance effect. So यहाँ पे मेथॉक्सी है, नाइट्रो है, अगरचे इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट उसका पॉजिटिव है और ये डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट करेगा वाया मीजोमेरिक इफेक्ट, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रो का इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव है और मीजोमेरिक इफेक्ट भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज्यादा कम कर देगा। जब मेथॉक्सी के केस में जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ये वाया पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट उसके एनिलीनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, लेकिन ये इसके पॉजिटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप मजीद इंटेंसिफाई करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए इसकी वजह से एनिलीन के मुकाबले में भी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन इसकी कम हो रही है। इसकी वजह ये है कि जब ये एनिलीन का जब लोन पे रिंग के अंदर डीलोकलाइज करता है तो वो नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी डीलोकलाइज कर जाता है, जो यानी कि जिसकी वजह से उसके मजीद जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी और उसकी जो डोनेशन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यानी अगर आपके पास एनिलीनियम आयन है, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट और नाइट्रो है तो वो जो नाइट्रो वाला होगा वो सबसे हायर एनर्जी पर होगा यानी वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो इतना उसको स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट एसिड को
तो वो सबसे लोअर एनर्जी पर होगा आपके पास। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैन इंक्रीज बेसिसिटी, जैसे 4-methoxypyridine है, 4-dimethyl अमाइनोपेरिडीन की एग्जांपल हमने पढ़ी, तो उसकी वजह से उसकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मिथाइल अगर ग्रुप अटैच है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी है उसका, तो इसलिए उसकी भी जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे मतलब ज्यादा होगी। इसमें पैरा की सबसे ज्यादा है, फिर मेटा है, फिर एनिलीन है, और फिर जो है वो आपके पास ऑर्थो एनिलीन आ जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैज बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट especially at the para position due to pi electron delocalization of the CH hyperconjugation. Meta position has weak base strengthening effect due to the inductive effect. Ortho position is base weakening due to the steric hindrance. कि यहाँ अगर आप देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पैरा सबसे ज्यादा है, मेटा है, फिर लेकिन इस केस में थोड़ा सा और आ जाता है क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आ गया, और उसकी वजह से प्रोटॉन को के साथ इसकी अटैच होना या इसको किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास जाके उसको डोनेट करना वो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसकी एक्सेप्शनली लोअर बेसिसिटी है। ठीक है, तो आपके पास द मेजर फैक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज द मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनिलीन मॉलिक्यूल by electron donating inductive effect and mesomeric effect. And substituents such as hydroxyl या methoxy that have the unshared electron pairs and electron donating base strengthening mesomeric effect can be exerted from the ortho or para position. यानी hydroxyl group है, इसका mesomeric effect तो positive है, inductive effect negative है। सो ऑर्थो वाले की सबसे ज्यादा है आपके पास, फिर पैरा की, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट था, लेकिन मेटा के केस में मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं ऑपरेट हो रहा, सिर्फ रेजोन वो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। से इज फॉर दिस वन द मेटा कंपाउंड इज वीकर बेस than alanine itself due to electron withdrawing inductive effect exerted by the oxygen atom in each case. So the effect of orthosubstituent remains somewhat anomalous due to direct interaction with the NH2 group both by the steric and the polar effect. ठीक है, तो इसलिए इस केस में उसका साइज और बढ़ गया, और OCH3 का तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी आ गया, तो उसकी बेसिसिटी कम हो गई। सो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन बाय स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो डिक्रीज करते हैं बेसिसिटी को मजीद, जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, 2 नाइट्रो हो गए हैं तो बेसिसिटी मजीद जो है वो कम हो गई है। तो ये एक आपके लिए सैंपल प्रॉब्लम है। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये सॉल्व है, तो आपको इस सारे कॉन्सेप्ट की मजीद अच्छी तरीके से समझ आएगी। एक एग्जांपल आपके पास ये है, 2 बेसिस हैं डिफरेंट, इनका ये साइज ऑफ द एटम के हवाले से पीछे आपने करा है, तो इसको भी आप कीजिएगा, पढ़ें इन प्रॉब्लम्स को, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है तो उससे आपको ये समझने में, ये प्रॉब्लम्स करने के बाद मजीद समझ आ जाएगी अच्छी। सो बेसिसिटी ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस में हमने ये देखा कि अ वैरायटी ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, but in conjugated pi systems such as aromatic rings 2 factor dominate. वो क्या है? Strongly electron withdrawing group reduce the basicity of nearby amines through the inductive effect, or this reduces electron density on the amine. So as the distance between electron withdrawing group and the amine increases, basicity जो है वो increase करती है. However, when an amine is adjacent to a pi system, it's also possible for it to act as a pi donor. When a pi acceptor is also part of the pi system, for example, nitro या cyano या carbonyl, etc., the basicity can be considerably reduced due to the important resonating forms. So pi donation is particularly important when the amine and pi acceptors are ortho or para to each other. In the case of the nitroaniline, this effect overweights the resonance effect. So pi donation is also why the NH2 of amines is considerably less basic than the NH2 of amines, जो कि अब तक सारी चीजें हमने पढ़ी। यहाँ तक का था, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, 2-3 दफा पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे।
और उसके साथ हम कुछ डिफरेंट और जो ऑर्गेनिक बेसिस हैं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो बेसिसिटी जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। कुछ उसमें ऑर्थो इफेक्ट है, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये जो चैप्टर है ये हमारा एसिड बेस वाला मुकम्मल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। अल्लाह हाफिज। Open up the